इस वक्त की राजनीति जो सरगर्मियां ले रही हैं और जिस दिशा में जा रही है वह इस देश के लिए कितनी लाभदायक है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी राजनीति में हमारे देश में आएंगे, लेकिन आया और उसको लोग भुगत भी रहे हैं। जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज वही व्यथा है, लेकिन उसकी बात और चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन इस वक्त राजनीति के अंदर नीतीश और नायडू के अब मोहरे बनते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कब से? चंद दिनों से, क्योंकि इसका एक उदाहरण मिला देखने को, जो कल हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी मंथन के बाद, डांट डपट के बाद में मुख्यमंत्री चुना गया। चूंकि बगावत का सिलसिला शुरू हो चला था, वह बगावत कब तक थमा रहेगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे नजदीकी नीतीश कुमार जब नहीं पहुंचे तो सवाल खड़े होने लगे। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन नहीं गए, क्योंकि उसी दिन चंद्रबाबू नायडू की भी शपथ ग्रहण था और उसके बाद उड़ीसा का था। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में मोदी अमित शाह सब कोई गए, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश जाएंगे, और बहुत जिगरी दोस्तों में माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू नीतीश के, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश जाते तो उड़ीसा जाना पड़ता, इसलिए आंध्र प्रदेश भी नहीं गए और चंद्रबाबू नायडू को बात कर लिए, अंदर ही अंदर बात करके बधाई भी दे दी और वजह भी बता दी। उड़ीसा नहीं गए। और हरियाणा तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे जिन परिस्थितियों में बनी हो, जैसे भी बनी हो, बनी तो है, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को निमंत्रण जाने के बावजूद और नीतीश कुमार अहम बैसाखी नरेंद्र मोदी का होने के बावजूद नहीं गए। लेकिन यह चर्चा क्यों हो रही है? इसका बहुत कुछ वजह है। वजह यह भी है कि नीतीश कुमार एक तरफ नहीं जा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, और लल्लन सिंह जो उनके बहुत विश्वास पात्र थे, वह लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नजदीकियां बना रहे हैं। मैंने आप दर्शकों को एक खबर में बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं वह नीतीश कुमार के साथ नहीं है, इसीलिए वह पलटी नहीं मार रहे हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इतना कुछ बर्दाश्त करने वाले नीतीश कुमार हैं नहीं, उसमें जाने नहीं जाते, उसमें गिनती नहीं उनकी होती है। क्या है मजबूरी नीतीश कुमार की और क्यों है दूरियां बना रहे हैं? लेकिन अब कुछ ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ज्यादातर सांसद अब नरेंद्र मोदी से दूरियां बना रहे हैं। जेडीयू के लल्लन सिंह बहुत ही ज्यादा नजदीक हो गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, लेकिन उसमें 10 सांसद, 12 में 10 सांसद अभी भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही साथ है। 11वां भी आ जाएगा, लेकिन 12वां लल्लन सिंह की नजदीकी बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि वह कहीं न कहीं भाजपा के अंदर जाने की उनकी प्रक्रिया शुरू है। चूंकि वजह है कि अभी अगर जाएंगे तो दर बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी सांसद, इसलिए अभी वह जा नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार यह जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव अगर हार गए तो उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी, तो कब तक वह रहेंगे इस चीज पर भी बात है। लेकिन नीतीश कुमार का लगातार चंद्रबाबू नायडू के साथ जो संपर्क है वह बढ़ रहा है और मोदी से दूरियां बनाई जा रही है। गिरिराज सिंह स्वाभिमान हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू बचाओ को लेकर के एक रैली निकाल रहे हैं, यात्रा पर है बिहार के, और उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को दूरी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि
नीतीश कुमार सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। नीतीश कुमार कहे कि जाति जनगणना की बात नहीं करते, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि वहां संदेश देना था कि हम मुस्लिमों के कट्टर विरोधी हैं और नीतीश कुमार भाजपा के अभिन्न अंग है, यानी कि नीतीश कुमार को नुकसान होता। इसलिए अब यह दूरियां बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस यात्रा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, गिरिराज सिंह का वह निजी यात्रा हो सकता है, भाजपा नहीं शामिल है उसमें। गिरिराज सिंह का फीका तो पड़ा, लेकिन वह यात्रा चल रहा है और उस यात्रा को क्या गुल खिलाएगा। और नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के खासे नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का साफ सिद्धांत है कि वह सत्ता में आना चाहती है किसी भी तरह, बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत की सत्ता उसे चाहिए ताकि नीतीश कुमार का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार की मोहताज बिहार में इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सत्ता नीतीश कुमार के इशारे पर टिकी हुई है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो चंगुल से निकल गए हैं मोदी के, अब वह मोदी के बस में नहीं है, लगाम मोदी के हाथ में नहीं है। अब मोदी का लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ है और उनकी नजदीकियां कांग्रेस से। अब कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दिया है। बिहार की जनता का भी यह रुझान कि यह पद छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बार बिहार को मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व करने के लिए और नीतीश कुमार को ऐसा चांस फिर कभी उनके जीवन में मिलेगा ऐसा संभव नहीं लग रहा है, असंभव सी बात होगी। अब इस बीच नीतीश सोच विचार में पड़े हुए हैं। ना तो वह नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, ना अमित शाह से मिल रहे हैं, ना तो जेपी नड्डा जा रहे हैं तो मिल रहे हैं, ना उनके नेताओं को नजदीक पटकने दे रहे हैं। वह हर किसी से दूरियां बना लिए है और अब लल्लन सिंह से दूरियां बनाने का कार्य शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी में दो धारा था। मैंने आप दर्शकों को कई खबर में बताया था कि एक धारा यह पूछ रहा है बार बार कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ के क्यों आए थे, क्या हासिल हुआ। सम्मान भी नहीं है और पद तो उधर भी था। ललन सिंह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों इतनी नजदीकियां बना रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं है और वह बैठकों से दूरी बना रहे हैं, नीतीश के बैठकों में नहीं आ रहे हैं। इस बीच तकरार बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी से नाराजगी का यह भी कारण है कि नीतीश कुमार के सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों डोरे डाल रही है साथ रहते हुए। इस चीज को पार्टी तोड़ने का भी प्रयास किया गया। बीच में आप दर्शकों ने खबर भी देखा था। इस चीज से खासे नाराज हैं और अब उनकी अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से बिल्कुल नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह कर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब कितने दिन रहेंगे यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है। नवंबर महीना बहुत भारी पड़ने वाला है मोदी के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का मोदी के चंगुल से निकल जाना, मोदी के लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ आ गई और पीछे से नीतीश कुमार रहेंगे। अब ऐसे मोड़ पर जब आने के बाद नरेंद्र मोदी को एक चिंता तो सता रही है कि हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में हम खेल नहीं पाएंगे, और जब हरियाणा का खेल महाराष्ट्र में नहीं खेल पाएंगे और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, जब ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब हैं और एनडीए के अंदर उनका ही घटक दल तोड़ दिया, 600 इस्तीफे हो गए, तो ऐसे में अभी और भगदड़ मचने वाली है। जब एकनाथ शिंदे और अमित शाह में तकरार बढ़ती जा रही है बड़ी भारी मात्रा में, सीट बंटवारे को लेकर के और मुख्यमंत्री पद को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता पूर्ण बहुमत की चाहती है, हरियाणा की तरह। हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है और यह सत्ता कितना कारगर साबित होगी यह भी समय बताएगा। और महाराष्ट्र में भी यही चाहती है, क्योंकि अभी तक शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ रही है,
सत्ता में, और इस बार तो सीएम भी इसका नहीं बना। और जब नहीं बना तो एक राज शिंदे यह चाहते हैं कि मैं ही सीएम रहूं, और सीएम अगर नहीं बनते तो उनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी कीमत पर कमजोर करना चाहती है, यह जान गए। मराठवाड़ा बहुत चिंतित है इस चीज को लेकर के, और शरद पवार पीछे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब कनाडा के एक हत्या के आरोप में अमित शाह के ऊपर आरोप लग जाए, और वाशिंगटन अखबार जो है अमेरिका का वह छापे, और कहीं ऐसा न हो जाए कि अमित शाह इंटरनेशनल वांटेड हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी भारत से दूरियां बनाता हुआ अब नजर आ रहा है, और जिस कनाडा से रिश्ते अच्छे थे उस कनाडा से रिश्ते अब बद से बदतर हो गए हैं इस देश के, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में प्रियंका गांधी की भी एंट्री सक्रिय राजनीति में हो गई है, हर जगह दिख रही है। चाहे जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण हो, इंडिया की ताकत देख मनोज सिन्हा सदमे में आ गए। यह तो अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब कोई पहुंचे हुए थे वहां पर। पूरा इंडिया गठबंधन एक तरह से वहां नजर आया। यानी कि हरियाणा से सबक लेते हुए इंडिया गठबंधन ने एकजुटता और मजबूत कर दी है। और महाराष्ट्र में जब ममता बनर्जी तक को सीट देने की बात चल रही है कि 1-2 सीटों पर सब कोई लड़े, तो ऐसे में जो एकजुटता होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा दोहरा पाना, हरियाणा में जो कर्म किए हैं मशीनों में, वह कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इन्हीं बीच भारतीय जनता पार्टी परेशान होती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आरएसएस ने कमान संभाला है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन वह कितना कारगर साबित हो पाएगा, हरियाणा तो महाराष्ट्र नहीं बन पाएगा। और मनोज जारंगी पाटिल जो मराठा को ओबीसी में शामिल करने के लिए या आरक्षण उनको मिले, इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब मनोज जारंगी पाटिल की तरफ हर किसी का ध्यान है। इसके लिए अब जो वर्चस्व की लड़ाई आरएसएस की हो गई है, और आरएसएस ने कमान पूरी तरह अपने हाथ में संभाला है। 16,000 बैठकें हरियाणा में की थी आरएसएस ने 1 महीने के अंदर, और अब आरएसएस महाराष्ट्र और झारखंड का संभाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हरियाणा में रिकाउंटिंग की मांग है अभी, और वह परिणाम स्वीकार विपक्ष ने नहीं किया है। यह बहुत बड़ा एक सवाल आगे जाकर के खड़ा होने वाला है, और यह भाजपा को बहुत भारी पड़ने वाला है। बनी बनाई सरकार सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हो सकती है, क्योंकि दोबारा चुनाव कराने की मांग नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने दोबारा चुनाव की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि शपथ ग्रहण में रोक दूं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोबारा काउंटिंग का जो कांग्रेस का है, रिकाउंटिंग, यानी कि जो ईवीएम के 99% बैटरी मिले हैं, उस ईवीएम की मिलान वीवीपैट पर्ची से किया जाए, और इसी चीज का डर चुनाव आयोग और भाजपा को सता रहा है कि यह चीज अगर हो गई तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और 45 दिनों तक उसे सुरक्षित रखना है। कांग्रेस ने कह दिया खत लिखकर चुनाव आयोग कि वह सारी मशीनें सील कर दी जाए, क्योंकि हमें परिणाम स्वीकार नहीं है और रिकाउंटिंग करना है। और रिकाउंटिंग एक्ट है, चुनाव आयोग के कानून के अंदर एक एक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था कि कोई भी प्रत्याशी अगर अपना रिकाउंटिंग कराना चाहता है, भले 1000 वोट उसको मिले, रिकाउंटिंग कराना चाहता है अपने संतुष्टि के लिए, तो 45 दिनों के अंदर आपको रिकाउंटिंग करने पड़ेंगे। यह चुनाव आयोग को भी भारी पड़ रहा है। क्यों? कि चुनाव आयोग की अब होने वाली है विदाई, क्योंकि उनका वक्त आ गया है रिटायरमेंट का।